जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। चलिए आज के इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु का बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज जो कि बैच में होने वाला है। डेली जो बैच में होता है, आपको पता है कि 2 बैच अभी बिहार दरोगा का चल रहा है ज्ञान बिंदु में। उसी का जो बैच में होता है होमवर्क सीरीज, वो भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल फ्री, ठीक है? क्योंकि अभी आपको पता है कि जो आपका डेली होमवर्क सीरीज होता है वो आपका ऑफ है। तो अभी जो जितना भी हुआ है आपको बैच में होमवर्क सीरीज वो हम आपको करवा देंगे। और ये बिहार दुर्गा के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा क्योंकि ये बैच में करवाया जाता है, ठीक है? तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं और इसका पीडीएफ जो है आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम से जो नहीं जुड़े हैं बिल्कुल जुड़ जाइए और ये डेली वीडियो अभी 8 AM में आएगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, पुस्तक इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रमेश चंद्र बोल सकते हैं दत्त। क्या बोलेंगे? रमेश चंद्र दत्त, या इसी को बोला जाता है शॉर्ट में याद रखनी है, आरसी दत्त के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? आरसी दत्त के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ से जो और पुस्तक आपको पूछा जाता है तो पूछा जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? याद रखनी है इंडिया डिवाइडेड। क्या बोलेंगे? इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना है? आपको पूछा जाएगा गीता रहस्य। क्या बोलेंगे? गीता रहस्य किसकी रचना है? याद रखिएगा ये सब पूछा जाएगा। आपको पूछा जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये सब क्वेश्चन वैसे हैं जो कि आपका बिहार दरोगा पूछ लिया है, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्या बोलेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक। क्या बोलेंगे? बाल गंगाधर तिलक। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। आप जो है ये जो डेली अब होमवर्क सीरीज ये वाला जो चल रहा है अभी तक, जब तक छुट्टी है, तो आप जो है एक कॉपी बना लीजिए और कॉपी में डेली लिखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा ये बैच का होमवर्क सीरीज, ठीक है? चलिए आगे की सवाल को देखेंगे, किस ब्रिटिश उपनिवेशवाद चरण में अंग्रेजों ने मुक्त व्यापार की नीति का अनुसरण किया? तो यहाँ पर उपनिवेशवाद चरण की बात करेगा तो टोटल कितने चरण चले थे? 3 चरण चले थे। जैसे पहला चरण जो चला था 1757 से कब तक चला था? 1813 तक। दूसरे चरण की बात करिएगा तो 1813 से कब तक चला था? तो याद रखिएगा 1858 तक, ठीक है? और तीसरा चरण की बात करेंगे तो 1858 से लेके कब चला था? 1947 तक चला था। अब देखिए ये जो 3 उपनिवेशी चरण चले थे इसमें क्या क्या हुआ था? तो पहले जो है हम लोग क्या किए थे, तो याद रखिएगा अंग्रेज जो आया था तो वाणिज्यिक चरण इसको बोला जाता है, ठीक है? यानी व्यवसाय या वाणिज्यिक चरण वो जो भी बोल सकते हैं। दूसरा की बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? औद्योगिक चरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? औद्योगिक चरण के नाम से जानते हैं। और तीसरा की बात करेगा तो इसको हम लोग पूंजीवादी चरण के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? पूंजीवादी चरण इसने लागू किया था। तो ये जो 1813 का पीरियड है और 1858 का, तो यहाँ पर से बोल सकते हैं 1757 का अंतिम और 1813 का फर्स्ट, इसी को हम लोग मोकते हैं मुक्त व्यापार की नीति। क्या बोलेंगे? मुक्त व्यापार की नीति इसी को बोला जाता है। जब अंग्रेजों ने जो है औद्योगिक नीति शुरुआत किया उसी समय क्या चलाया था? मुक्त व्यापार की नीति चलाया था। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ठीक है? सभी को समझ में आया? चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किस किस क्षेत्रों पर लागू हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त की बात करिएगा तो ये कब आया था? तो याद रखनी है 22 मई। क्या बोलेंगे? 22 मई को आया था। याद रखनी है 22 मई नहीं 22 मार्च को आया था। 22 मार्च 1793 को जो आया था। और ये कहाँ कहाँ लागू हुआ था? तो बोल सकते हैं बिहार और बंगाल में। क्या बोलेंगे? बिहार और बंगाल में। और इसको लाने वाला गवर्नर कौन था? तो याद रखनी है कॉर्नवालिस। सबसे अधिक बार जो एग्जाम में पूछा गया यही लाया था। किसने लाया था? तो कॉर्नवालिस ने लाया था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग इस्तेमरारी व्यवस्था भी बोला जाता है। किसको इस्तेमरारी बोलते हैं? इसी को हम लोग सूर्यास्त कानून के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? सूर्यास्त कानून के नाम से भी जानते हैं और इसी व्यवस्था को हम लोग अस्थाई बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। ये सभी बात को एकदम आपको याद रखनी है। इसमें मालिक कौन होता है था? मालिक इसमें जमींदार होता था। क्या बोलेंगे? मालिक इसमें कौन होते थे? जमींदार होता था। जमींदार का कहना था अंग्रेजों द्वारा कि अंग्रेज कोई भी जमींदार जो है सूर्यास्त होने के पहले, क्या बोलेंगे? सूर्यास्त होने के पहले अंग्रेज के दरबार में जो है वो अपना जमींदारी दर्ज कराए, नहीं तो उसका जमींदारी समाप्त हो जाएगा। और जमींदार जो है याद रखिएगा अंग्रेजों को कितना भाग देते थे? 10/11 भाग जो है अंग्रेजों को देते थे और 1/11 भाग जो है अपने पास लगते थे। और इसमें जो है याद रखिएगा सबसे क्षति अगर पहुंचा है किसको पहुंचा है? किसान को, क्योंकि कोई भी लागू नहीं किया था कि जमींदार कितना असूलेगा। जमींदार को फायदा अपना पहुंचाने के लिए ये जो है किसानों से शोषण करवाते थे, ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा 22 मार्च 1793, ठीक है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहीं पर है जागीरदारी व्यवस्था किस तिथि व वर्ष में लागू किया गया, वही बात है जागीरदारी या अस्थाई बंदोबस्त बोलिए, अभी तुरंत हमने बताया ये क्या हो जाएंगे 22 मार्च 1793, क्या बोलेंगे 22 मार्च 1793 राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। काफी बार जितने भी बिहार दरोगा एग्जाम हुए हैं ये 3 सवाल जो है बार बार पूछे जाते हैं और तीनों सवाल आपके टेस्ट में आज दिया गया है। रैयत बाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत अंग्रेजी भूमि और किन किन क्षेत्रों में लागू थे, तो ये जो है 51% भूमि पर ये लागू था। और ये याद रखिएगा कहाँ कहाँ लागू था, अगर बात करिएगा तो ये हो जाएगा मद्रास में लागू था। ठीक है, मद्रास के साथ साथ याद रखिएगा बम्बई में भी लागू थे और बम्बई के साथ साथ याद रखिएगा ये अगर पूछेगा तो आपको बंगाल भी हो जाएगा और बंगाल के साथ साथ असम क्षेत्र में भी ये लागू था। ये इसको लाने वाला रैयत बाड़ी व्यवस्था जो था ये इसको लाने वाला कौन था, तो याद रखिएगा बोल सकते हैं कैप्टन रीड, क्या बोलेंगे कैप्टन, 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 यहाँ पर कैप्टन लिखिए, कैप्टन रीड के द्वारा लाया गया था। और सबसे अधिक अगर पूछेगा कैप्टन रीड और याद रखिएगा थॉमस मुनरो, क्या बोलेंगे थॉमस मुनरो इसको बोला जाता है। बिहार दरोगा में ये 3-4 बार और बीपीएससी में भी पूछ लिया गया है, ये चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। और इसको कब लाया था तो याद रखनी है 1820 ईस्वी में लाया था। कब लाया था, 1820 में लाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रैयत बाड़ी व्यवस्था को बम्बई प्रेसिडेंटी में सर्वप्रथम कब लागू किया। देखिए ये तो आ गया था 1820 में ही, लेकिन बम्बई प्रेसिडेंसी में जब बात करेगा तो बम्बई में, यहाँ बम्बई की लिख लीजिए, और बम्बई में जब बात करेगा तो ये 1825 में लाया गया था। ठीक है, तो ये एकदम एकदम आपको याद कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक व्यवस्था आपका यहाँ पर दिया गया है, महलबारी व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रस्ताव कब और किसने रखा था। तो महलबारी जो है कब लाया गया था, 1822 में लाया गया था। और बात करिएगा ये जो है किसके द्वारा लाया गया था, हॉल्ट मैकेंजे के द्वारा। किसके द्वारा, हॉल्ट मैकेंजे के द्वारा। ये भी जो है आपका बीपीएससी और बिहार दरोगा पूछ लिया है, तो ये तीनों व्यवस्था एकदम आपको याद करके जानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कमी प्रथा कहाँ प्रचलित थी, जो सामान्यतः कृषि दास हुआ करते थे। ये कहाँ पर था, तो याद रखनी है बिहार और उड़ीसा में था। कहाँ पर था, बिहार और उड़ीसा से संबंधित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे आयोग का गठन कब किया गया था और उसका उद्देश्य क्या था, ये चीज पूछा गया। रेलवे आयोग की बात करेगा तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, शिक्षा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, शिक्षा से। और ये इसका लागू तो हुआ 1902 में, लेकिन ये जो प्रभावी कब से हुआ, 1904 से प्रभावी हुआ। ठीक है, और याद रखेगा इसने क्या बताया, विश्वविद्यालय में, बोल सकते हैं विश्वविद्यालय में बात करिएगा, विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा में प्रगति लाया। क्या बोलेंगे, उच्च शिक्षा में प्रगति लाने के लिए किया। और ये जब लाया गया तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, याद रखिएगा करजन के समय लाया था। किसके द्वारा, करजन के समय। करजन के समय ही याद रखिएगा क्या हुआ था, 1905 में याद रखनी है क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। क्या बोलेंगे, बंगाल का विभाजन किया गया था। और इन्हीं के समय 1905 में याद रखिएगा एक आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वदेशी आंदोलन। क्या बोलेंगे, स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो इन सभी बातों को याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। भारत का प्रथम जूट कारखाना कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो भारत का प्रथम जूट कारखाना की बात करेगा तो ये कब खोला गया था, 1855 ईस्वी में खोला गया था। और किसके द्वारा, तो जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा। क्या बोलेंगे, जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा ये खोला गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे कि ये कहाँ पर खोला गया था, तो रिसरा में। सबसे पहले कहाँ पर खोला गया था, रिसरा में खोला गया था। और रिसरा ये कहाँ पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं। कहाँ पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगर आपको पूछेगा कि भारत में जो है, याद रखिएगा भारत में कौन सा स्टेट है जो कि जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है, तो वो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। कौन हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल हो जाएंगे। अगर आपको देश में पूछेगा सबसे देश अधिक कौन है, तो याद रखनी है वो आपका हो जाएगा बांग्लादेश। कौन हो जाएंगे, बांग्लादेश हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। यहाँ से लगभग जो है आपको 5 से 6 पुस्तक दिए गए हैं और सभी के लेखक है जो कि आपके बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं। इसको एकदम आपको याद कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है पुस्तक विनय पत्रिका के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे तुलसीदास। क्या बोलेंगे, तुलसीदास हो जाएंगे। तो इसको याद कर लेनी है। तुलसीदास की और रचना लिखिए, जैसे बोलेंगे रामचरितमानस। क्या बोलेंगे, रामचरितमानस। ठीक है, ये किसकी रचना है, तुलसीदास की है। और लिखिएगा हनुमान, हनुमान चालीसा। क्या बोलेंगे, हनुमान चालीसा किसकी रचना है, तो ये भी याद रखिएगा तुलसीदास की रचना है। और बोलेंगे याद रखनी है, आपको याद रखनी है कवितावली। क्या बोलेंगे, कवितावली, ये भी किसकी रचना है, तो याद रखिएगा तुलसीदास की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक अनामिका के लेखक हैं। पुस्तक अनामिका के लेखक यहाँ पर कौन हो जाएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी हो जाएंगे। क्या बोलेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसका एक और रचना याद रखिएगा जो कि हम लोग बोलते हैं कौन, परिमल। क्या बोलेंगे, परिमल इसी की रचना है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, साहित्य लाहौरी के लेखक कौन है? प्रमुख पुस्तक जो है ये साहित्य लाहौरी की रचना की बात करेगा तो ये हो जाएंगे सूरदास। क्या बोलेंगे? सूरदास। सूरदास की एक और प्रमुख रचना लिखिए आप लोग, सूरसागर। क्या बोलेंगे? सूरसागर किनकी रचना है? तो याद रखिएगा सूरदास की ही रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पुस्तक चिंतामणि के लेखक हैं। चिंतामणि के लेखक अगर आपको पूछेगा तो वो कौन हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे जो है 4 5 10 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक गोदाम के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे प्रेमचंद्र। कौन बोलेंगे? प्रेमचंद्र हो जाएंगे। प्रेमचंद्र के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, इनका सबसे पहली रचना जो था कौन था? गोदान था। क्या बोलेंगे? गोदान था। उसके बाद कौन था? याद रखिएगा, यंग भूमि। क्या बोलेंगे? यंग भूमि। उसके बाद याद रखनी है, क्या हो जाएगा? कर्म भूमि। क्या बोलेंगे? कर्म भूमि। इसका जो सबसे अंतिम रचना था, याद रखिएगा, जिसको इन्होंने पूरा नहीं कर पाया, उनका नाम क्या था? मंगलसूत्र। क्या बोलेंगे? मंगलसूत्र हो जाएंगे। ठीक है, और मंगलसूत्र को बाद में कौन पूरा किया? तो इनका पुत्र पूरा किया, उसका नाम था, याद रखिएगा, कुछ नाम था। और इनका एक और रचना याद रखिएगा, पूस की रात। क्या बोलेंगे? पूस की रात। आप लोग ने बचपन में पढ़ा भी होगा, पूस की रात। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे, पुस्तक भारत दुर्दशा के लेखक कौन हो जाएंगे? तो भारत दुर्दशा के लेखक जब भी पूछेगा तो ये याद रखिएगा, भारत लिखा ही है, भारत याद रखिएगा, भारतेंदु। भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक गुनाहों का देवता के लेखक कौन हो जाएंगे? तो धर्मवीर भारती। कौन हो जाएंगे? धर्मवीर भारती हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपको आज 5 से 6 दिए गए थे पुस्तक, जो कि आपके बिहार दरोगा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से पढ़िए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो याद रखिएगा एसपी। क्या याद रखेंगे? एसपी याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर से हो जाएगा अखंडता। क्या बोलेंगे? अखंडता हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा समाजवाद। क्या बोलेंगे? समाजवाद हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा पंथ निरपेक्ष। क्या बोलेंगे? पंथ निरपेक्ष हो जाएगा। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए, और कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब यहाँ पर बात करेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना को याद रखिएगा, पेश किसने द्वारा किया गया था? 13 दिसंबर को किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को। और किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसको स्वीकृति कब मिली थी? तो याद रखिएगा, संविधान सभा द्वारा। तो बोलेंगे 22 जनवरी को। कब मिला था? 22 जनवरी 1947 को मिला गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या बोला गया था? हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। इसमें याद रखिएगा 5 प्रकार की बोल सकते हैं स्वतंत्रता की बात की गई है। किसकी? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, और बोल पड़ते हैं 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। ये सब प्रश्न में आपको पूछा जाएगा। तो ये जो है स्वतंत्रता, न्याय जो है कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। और समानता और स्वतंत्रता, ये दोनों बंधुता, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से ली गई है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, ये जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता लिया गया है, कौन कौन लिया गया है? एक बार आप लिखिए, विचार लिखिए, विचार, अभिव्यक्ति। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। ये एकदम याद रखनी है, आपको जो है बिहार पुलिस में पूछ दिया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और रूस से न्याय जो 3 प्रकार के लिए हैं, वो कौन कौन लिए हैं? एक हुआ गया आर्थिक, और एक हो गया आपका सामाजिक न्याय। ठीक है, और एक हो गया आपका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। ये तीनों बात को ध्यान दीजिएगा। और 2 प्रकार की समानता लिया गया है, एक लिया गया है प्रतिष्ठा, और एक लिया गया है अवसर। अब जो है लगभग आपका जो है बोल सकते हैं प्रस्तावना से सवाल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसके द्वारा और विद्रोह किसके द्वारा दबाया गया? देखिए 1857 की क्रांति की बात करेगा तो ये जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? मंगल पांडे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और मंगल पांडे को पता है कि आपको 8 अप्रैल को जो है इनको क्या दे दिया गया था? फांसी दे दिया गया, क्योंकि इन्होंने जो है 2 अपने बड़े अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। और ये जो है किसके द्वारा 1857 की क्रांति का अगर प्रमुख कारण कीजिएगा तो इनको जो है याद रखिएगा, सबसे पहले कौन चल रहा था? ब्राउन बेस राइफल के जगह पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। इसमें जो है गाय और सुअर की चर्बी था, इसी का विरोध किया था मंगल पांडे ने। तो 1857 का क्रांति ऐसा था, बोल सकते हैं कि सभी अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। तो वही 1857 में पूछ रहा है, कानपुर से नेतृत्व किसने किया था और उस विद्रोह को कौन अंग्रेज दबाया था? तो कानपुर से बात करिएगा तो किसने किया था? नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब ने किया था। और इसको जो दबाया था, किसने दबाया था? कैंपबेल ने दबाया था। किसने? कैंपबेल ने दबाया था। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। ठीक है, कैंपबेल ने दबाया था।
अब देखिए यहाँ पर से अवध से किसने नेतृत्व किया था, ये आपका एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। और याद रखिएगा झांसी से किसने नेतृत्व किया था, आपको पूछ सकता है कि मेरठ से किसने नेतृत्व किया था, आपको पूछ सकता है कि बिहार से किसने किया था, आपको पूछ सकता है इलाहाबाद से किसने किया था, ठीक है, ये चीज़ पूछ सकता है। आपको फैजाबाद से पूछ सकता है किसने नेतृत्व किया था, सभी को हम लिख ही देते हैं। फैजाबाद से पूछ सकता है, और आपको पूछ सकता है ग्वालियर से किसने किया था, ग्वालियर से किसने किया था, आपको दिल्ली से पूछ सकता है। देखिए 1857 की क्रांति की जब बात करिएगा तो इसका प्रमुख मुखिया दिल्ली से कौन था, तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर। क्या बोलेंगे, बहादुर शाह जफर, ठीक है। और इसका जो है यहाँ पर से सैन्य नेतृत्व किसने किया था, बख्त खान ने किया था। वही अवध से बात करिएगा तो किसने किया था, बेगम हजरत महल ने। क्या बोलेंगे, बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। और भाग कर ये कहाँ चल गए थे, नेपाल चल गए थे। झांसी से किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने। मेरठ से किसने किया था, कदम सिंह ने। क्या बोलेंगे, कदम सिंह ने किया था। बिहार से किसने किया था, कुंवर सिंह द्वारा। किसके द्वारा, कुंवर सिंह के द्वारा। इलाहाबाद से किसने किया था, लियाकत अली खां। क्या बोलेंगे, लियाकत अली खां द्वारा। फैजाबाद से किसने किया था, मौलवी बोल सकते हैं, अजमदुल्ला के नाम से, ठीक है। ग्वालियर से किसने किया था, तात्या टोपे ने। क्या बोलेंगे, तात्या टोपे। और तात्या टोपे किसका सेना था, तो याद रखिएगा नाना साहब से भी सेना था। इन सभी बातों को आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, शैवालों में लैंगिक जनन प्रजनन किसके द्वारा होता है। यहाँ पर शैवालों में लैंगिक जनन की बात करेंगे तो ये कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन की बात करेगा तो ये किसके द्वारा होता है, बीजाणु जनन के द्वारा होता है। क्या बोलेंगे, बीजाणु जनन के द्वारा होता है। लेकिन शैवाल में प्रतिकूल अवस्थिति में जो है ये लैंगिक जनन भी करते हैं, ये चीज़ को एकदम ध्यान दीजिएगा। अब देखिए शैवाल कितने प्रकार के होते हैं, शैवाल 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है लाल शैवाल। क्या बोलेंगे, लाल शैवाल। एक आपका होता है, याद रखनी है, भूरा शैवाल। क्या बोलिएगा, भूरा शैवाल होता है। और एक आपका क्या होता है, हरा शैवाल होता है। क्या बोलेंगे, हरा शैवाल होता है, ठीक है। यहाँ पर लाल शैवाल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेडोफाइसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और भूरा शैवाल को क्या बोलते हैं, फियोफाइसी के नाम से जानते हैं। और हरा शैवाल को क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी के नाम से जानते हैं। ये हमने इसीलिए लिखा क्योंकि ये बिहार पुलिस में पूछ लिया गया है, ठीक है। और लाल शैवाल से ही याद रखिएगा ये समुद्र में पाया जाता है, और यहीं से हमको अगर एगर नामक शैवाल प्राप्त होता है। भूरा शैवाल जो है याद रखिएगा चट्टान पे पाया जाता है। और हरा शैवाल की बात करेगा तो ये जो है मीठे जल में पाया जाता है, मीठे जल में पाया जाता है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। शैवालों का याद रखिएगा अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। क्या बोलेंगे, फाइकोलॉजी कहलाता है। ये भी चीज़ एकदम आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बारेंगे, बिस्के की खाड़ी अवस्थित है। देखिए इसमें अगर आपको महासागर पूछ दिया कि किस महासागर में अवस्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। क्या बोलेंगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर में पूछा जाएगा, ठीक है। और यहीं पर अगर देश की अवस्थिति में अगर आपको पूछा, देश की अवस्थिति में, तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस और स्पेन में है। कहाँ पर है, फ्रांस और स्पेन के बीच है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। जो भी आपको पूछे वहां से आपको आंसर कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दादा भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार कब कब किए। यहाँ पर बात करेंगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने, याद रखिएगा, कांग्रेस के अधिवेशन 3 बार किए। एक बार कब किया, 1886 में किया। दूसरा की बात करेंगे 1893 में किया। और तीसरा की बात करेगा तो 1906 में किया। 1906 में कहाँ पर किया, कोलकाता में। 1893 में कहाँ पर किया, लाहौर में किया, ठीक है। 1896 में कहाँ पर किया, कलकत्ता में किया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दादा भाई नौरोजी से जो सवाल आपको बनेंगे, दादा भाई नौरोजी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। 1868 में इन्होंने जो है क्या दिया, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। और कितना प्रति व्यक्ति आय बताया, 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया। इनके द्वारा 1902 में जो है एक पत्रिका भी जारी किया गया था, तो याद रखिएगा, पुस्तक भी जारी किया था। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या बोलेंगे, द पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और जो है दादा भाई नौरोजी ने, याद रखिएगा, एक पत्रिका भी जारी किया था। उस पत्रिका का नाम क्या था, रफ्त गुप्तार। क्या बोलेंगे, रफ्त गुप्तार। ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब से मनाना जाना शुरू हो गया था। ये कब से हुआ था, 16 अगस्त को। क्या बोलेंगे, 16 अगस्त को ये मनाना स्टार्ट हुआ था 1946 से, याद रखिएगा। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो मुस्लिम लीग के द्वारा। क्या बोलेंगे, मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा दिसंबर 1946 को। क्या बोलेंगे, दिसंबर 1946 को इसका गठन किया गया था। और एक अधिवेशन होता है, याद रखिएगा, 1908 का बोल सकते हैं, अमृतसर अधिवेशन। क्या बोलेंगे, 1908 का
अमृतसर अधिवेशन मुस्लिम लीग ने, और इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, याद रखिएगा, अलग निर्वाचन की मांग कर दी, मुस्लिम मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन की मांग कर दी। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इनको जाके 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है, इसमें जो है क्या बोल दिया, मुस्लिम को जो है अलग निर्वाचन की मांग दे दी। और बाद में जाके 1940 में लाहौर अधिवेशन में इन्होंने क्या कर दिया, पाकिस्तान का मांग कर दिया। इन सभी बातों को याद रखेगा। और मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आगा खां के द्वारा, और याद रखेगा सलीमुल्लाह के द्वारा। ये दोनों बात को एकदम आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे के सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। देखिए अग्निकुंड का जब सांप याद पूछेगा तो ये 3 जगह से मिले हैं। एक आपका हो जाएगा कालीगंगा, ठीक है, और दूसरा की बात करेगा तो ये हो जाएगा लोथल, और तीसरा की बात करेगा तो ये हो जाएगा बनवाली। ये तीनों जगह से मिले हैं, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर से थोड़ा सा समझिए, कालीबंगा कहाँ पर पड़ते हैं, राजस्थान में पड़ते हैं। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। और बात करेंगे बनवाली कहाँ पर है, हरियाणा में है। कहाँ पर है, हरियाणा में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेगा तो इसका क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो बात करेंगे इनका क्षेत्रफल की बात करेगा तो ये जो है 2200 से 2100 से, सॉरी 2100 से ये जो है लगभग 1750 क्षेत्रफल तक फैले हैं। और इसकी बात करेंगे तो ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। कितना में, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैले हैं, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे पहला जो खोजा गया स्थल था वो कौन था, हड़प्पा था। हड़प्पा कब खोजा गया था, 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा खोजा गया था, दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। और दूसरा स्थल कब खोजा गया, 1922 में। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। और इसको जो खोज किया था किसके द्वारा, तो राखलदास बनर्जी के द्वारा। क्या बोलेंगे, राखलदास बनर्जी के द्वारा। सिंधु घाटी का पूछेगा सबसे बड़ा स्थल कौन है, बड़ा शहर कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या बोलेंगे, मोहनजोदड़ो। और भारत में अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा राखीगढ़ी। क्या हो जाएगा, राखीगढ़ी हो जाएगा। भारत में दूसरा सबसे बड़ा पूछेगा धौलावीरा, और यूनेस्को में धौलावीरा को शामिल करने वाला एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है धौलावीरा, जिसको 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विद्युत विभवांतर की एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस कारण द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। तो ये जो है जब भी हम बोले कि पानी की बात करेगा, यहाँ द्रव की बात करेगा, तो वहाँ पर आपको क्या बताना है, अपवर्तन के नियम। क्या बोलेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को याद रखिएगा। क्योंकि हमने कई बार बताया जब भी पानी वाला घटना है, सिक्का मुड़ा हुआ प्रतीत दिख रहा है, छड़ी उठा हुआ प्रतीत दिख रहा है, जब भी झूठी घटना हो, याद रखनी है, झूठी घटनाओं को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो अपवर्तन के नियम से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल से आइरिस अगर प्राप्त होता है। अभी तुरंत हमने बताया लाल शैवाल से। किससे प्राप्त होता है, लाल शैवाल से प्राप्त होता है, तो इसको एक बार आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, 1 जूल का कितना कैलोरी होता है मान, तो 0.24 कैलोरी। क्या बोलेंगे, 0.24 कैलोरी इसका मान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अनुच्छेद 25 क्या प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 25 क्या करेंगे, धर्म धर्म बोल सकते हैं धर्म अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्या बोलेंगे, धर्म अंतःकरण की स्वतंत्रता किसमें बताया गया, तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 25 में। और ये एक प्रकार का क्या है, बोल सकते हैं मौलिक अधिकार। क्या बोलेंगे, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात करेंगे, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद की बात करेगा तो 12 से लेकर 35 तक इसमें वर्णन किए गए हैं। तो अनुच्छेद 12 में क्या है, यहाँ से देख लीजिए एक बार। अनुच्छेद 12 में क्या है, याद रखिएगा, मौलिक अधिकार की राजकीय परिभाषा। 13 में क्या है, अल्पीकरण, मतलब कि संविधान लागू होने के पहले और संविधान लागू होने के बाद जो भी मौलिक अधिकार का हनन करेगा उसको जो है, याद रखिएगा, उसको जो है अल्पीकरण किया जाएगा। 13 में बोला गया। 14 में है विधि के समक्ष समानता। 15 में है धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में है अवसर की समानता। 17 में है अस्पृश्यता का अंतर। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। 21 में है प्राण एवं दही स्वतंत्रता। 22 में है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। 23 में है बलात्श्रम एवं बेगारी प्रथा। 24 में है 14 वर्ष के कम बच्चे को कारखाना में शामिल नहीं करनी है। 25 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। और 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। 27 में क्या है, धार्मिक कार्य पर धन इकट्ठा करने के लिए टैक्स में नहीं दिया जाएगा। 28 में क्या है, याद रखिएगा, इसमें बोला गया है
28 में आपको बोला गया है कि याद रखिएगा, कोई भी शैक्षिक संस्थान है वहाँ पर सरकारी रुपये से जो विद्यालय चल रहा है वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में है, याद रखिएगा, अल्पसंख्यक समुदाय जो है अपना शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं और वहाँ पर शासन प्रशासन कर सकते हैं। 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसको निरस्त करके कहाँ पर दे दिया, 300 के क में, और भाग पूछेगा 12 में। और 32 में पूछेगा संवैधानिक उपचार, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चीनी यात्री वैनसोंग किसके समय कश्मीर का शासक में आया था? तो वैनसोंग की बात करेगा, यहाँ पर बात करेंगे वैनसोंग। वैनसोंग जो है किसके दरबारी कवि थे? तो याद रखिएगा, किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। लेकिन जब ये कश्मीर गए थे, कश्मीर में जो है कौन सा शासक था? तो याद रखिएगा, इसकी बात करेंगे दुर्लभ वर्धन का था। क्या बोलेंगे? दुर्लभ वर्धन का शासन था वहाँ, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और याद रखिएगा, वैनसोंग जो था, वैनसोंग जो है याद रखिएगा, ये जो है बोल सकते हैं कहाँ पर अपनी दीक्षा लिया? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, बौद्ध धर्म से संबंधित थे, और इन्होंने दीक्षा कहाँ पर लिया? नालंदा में लिया। नालंदा में लिया। उस समय जो है वहाँ का बोल सकते हैं आचार्य कौन था? ये भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र को याद रखनी है, आचार्य शीलभद्र था, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर पूछा गया कि ह्वेनसोंग का कौन सा रचना है, तो याद रखिएगा, ह्वेनसोंग की अगर रचना की बात करेगा तो ये हो जाएगा सियूकी। सियूकी में ही याद रखिएगा, अभी जो कुंभ लगा था, कुंभ का वर्णन जो है सियूकी में ही दिया गया है 4 स्थानों में। और बात करेंगे बौद्ध धर्म, जो ह्वेनसोंग ने जो है बौद्ध धर्म के किस शाखा को अपनाया था, तो याद रखिएगा महायान शाखा को। कई बार एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन है। तो ये 30 क्वेश्चन डेली होमवर्क सीरीज में होता है। हमने 30 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करने का प्रयास किया। और देखिए यहाँ पर टेस्ट देखने से आपको ये मिलता है कि एक टॉपिक जब आता है तो उस टॉपिक को पूरा हम क्लियर करने का कोशिश करते हैं, जहाँ तक हो पाता है हम ज़रूर करते हैं। इसीलिए इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छा से अच्छा जो है आपको कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें भी मतलब कि बोल सकते हैं अंदर से महसूस होगा कि हाँ, आप लोग भी शेयर कर रहे हैं। धन्यवाद। डेली ये वीडियो आएगा, और शाम में जो है आपको बिहार दरोगा का 50 क्वेश्चन जो है डेली अब चलेगा मैराथन। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।